गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज से हम इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ाना चालू करेंगे और आप लोग देखेंगे कि जो आज हम पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये हम आखिर क्यों पढ़ें, क्या ज़रूरत है इसको पढ़ने की हमें। तो सबसे पहले आज हम जानते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को क्यों पढ़ना चाहिए और इसकी क्या ज़रूरत है यूपीएससी में। तो सबसे पहले हम थोड़ा यूपीएससी को थोड़ा 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूपीएससी हमें क्यों पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, यूपीएससी में इस सब को पढ़ने का मतलब क्या है। तो पहले देखते हैं यूपीएससी के कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले देखा जाए तो यूपीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वो चीज़ हमें देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ देखो यूपीएससी में देखा जाए तो सिलेबस तो आपको पता ही होगा। अगर यहाँ तक आप यहाँ आए हैं तो आपको पता होगा कि यूपीएससी का सिलेबस क्या है, और नहीं पता तो हो जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है। तो देखिए आज से हम स्टार्ट करेंगे ना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले भारतीय, देखो आज जो पढ़ेंगे हम भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। ठीक है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। तो इसका सिलेबस क्या है नहीं है, इसको जब ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यूपीएससी का पॉलिटी का पार्ट, तब हम इस पार्ट को पूरा डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद पता चलेगा कि यूपीएससी का ये पॉलिटी का जो सिलेबस है, पढ़ने के बाद आपको पता खुद ही चल जाएगा कि इसका सिलेबस कहाँ तक है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं और हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं भी अगर एक भी लेक्चर गायब होती है तो आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होगा। और हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इस हद तक पढ़ाया जाएगा कि आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ना कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, किसी स्टूडेंट से पूछेगा, मान लीजिए कि कोई पीजी कर लिया पॉलिटिकल साइंस में और ग्रेजुएट है, तो अच्छे लोगों को पता नहीं होता कि पॉलिटी यानी संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। तो सबसे पहले मेन फैक्टर जो है ना कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। बहुत लोग इसको सिनोनिम्स मान लेते, समानार्थक मान लेते, एक जैसे शब्द मान लेते कि दोनों एक ही है। किसी से पूछोगे कि पॉलिटी क्या है तो बोलेगा अरे भाई वही राज्य कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा पॉलिटी, मतलब दोनों को समानार्थक मान के चलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों में अंतर विरोध है, अंतर संबंध भी है, लेकिन ये दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ये राज्य व्यवस्था शब्द जो है ना अपने आप में बहुत व्यापक है और ये संविधान अपने आप में एक व्यापक शब्द है। तो दोनों को एक कैसे मान सकते हैं हम। तो यहीं से हम शुरू करेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। उसके बाद आज देखो, आज फर्स्ट क्लास है पॉलिटी का, तो सिलेबस पे डायरेक्ट नहीं आएंगे हम, कल से इस चीज को हम आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये छोटी छोटी चीजों को जान लेंगे। जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि पॉलिटी हमको समझ में नहीं आता, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि पॉलिटी हम इस हद तक पढ़ाएंगे, इस अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको जीरो से लेके अपर लेवल तक का पॉलिटी का अंडरस्टैंडिंग पावर आपका बढ़ाना हमारा जिम्मेदारी होगा। तो इसलिए हम आज से आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, पॉलिटी को सीखेंगे भी कि पॉलिटी को कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से इसको समझा जाए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक छोटे छोटे शब्दावलियां हैं, संविधान और राज्य व्यवस्था। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संविधान नाम की जो चीज है वो है क्या। सबसे पहले हम संविधान को जानेंगे कि संविधान है क्या। तो देखिए ये संविधान जो है, मैं इसको छोटा सा एक संक्षेप में लिखवा देता हूं पहले, उसके बाद इसको पूरा डिस्क्राइब करवाऊंगा और एक एक शब्द को ट्रांसपेरेंसी के तरीके से आपको समझ में आएगी, मतलब शीशे की तरह साफ हो जाएगी। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता जो होते हैं ना, वो एक एक शब्द को मैं यहाँ क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डिफिनेशन लिखता हूं कि संविधान है क्या। ठीक है, तो देखिए संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है, यहां से मैं लिखता हूं, आप लोग कॉपी कलम लेकर नोट करते चलिए ताकि आपको नोट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखता हूं संविधान
संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, ये एक लाइन और इसको करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद संविधान देश की सर्वोच्च विधि है, तो आप लोग भी जानते होंगे। इसका अगला पंक्ति क्या है? संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। सर्वोच्च विधि है। ठीक है, संविधान शक्ति का मानचित्र है। एक और इसमें शब्द जोड़ लीजिए, संविधान शक्ति का मानचित्र है। संविधान शक्ति का मानचित्र है। आई होप आप लोग भी ये सब नोट कर लिए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस चीज को नोट करें और अपना नोट्स बना लें, ताकि आने वाली परीक्षा में आपके लिए यह उपयोगी हो सके। तो अब हम इस डिफिनेशन को समझते हैं कि डिफिनेशन कहना क्या चाहता है। ये डिफिनेशन बहुत 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 बड़ी चीज कह रही है। इस डिफिनेशन में अगर आप देखें तो इसमें 3 पॉइंट ऐसे मिलेंगे आपको, कीवर्ड्स, जो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो डिफिनेशन हमने लिखा है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन, और देखिए भाई यहाँ एक बहुत बड़ा शब्द है, किसी देश का शासन चलाया जाता है। ये बहुत बड़ा कीवर्ड है। अब यहाँ हम एक शासन वर्ड को अंडरलाइन करेंगे। पहले ये चीज को समझेंगे, फिर इसी में दूसरा वर्ड आएगा कि संविधान देश का सर्वोच्च विधि है। ये दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा। ये सर्वोच्च विधि क्या होती है? शासन पहले चीज को समझेंगे, फिर दूसरी चीज को सर्वोच्च विधि ये क्या होता है। और मैंने तीसरा वर्ड लिखा है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। क्या है? संविधान शक्ति का मानचित्र है। तो ये 3 कीवर्ड्स को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हम फिर एक बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि अगर आप हमारे YouTube पर पढ़ाई कर रहे हैं हमारे चैनल के द्वारा, तो आप इस चीज को नोट कर लें कॉपी में, ताकि आपके आने वाले एग्जाम की व्यू से अच्छा रहेगा। तो चलिए आज हम समझते हैं। सबसे पहले शासन चलाया जाता है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। यह शासन का मतलब क्या है? ये जो शासन वर्ड हमने लिखा है, इस शासन से तात्पर्य क्या है? तो इसी चीज को हम थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सार्वजनिक जीवन का संचालन। अगर शासन बोले कि हमारे देश का शासन चलाया जाता है, तो किस प्रकार का शासन? शासन जो एक वर्ड है ना, ये सार्वजनिक वर्ड है। जैसे कि सार्वजनिक शासन चलाया जाता है। देखिए अब शासन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये शासन चलाया जाता है विभिन्न देशों के बीच। एक शासन क्या चीज है, इस चीज को हम समझेंगे। ठीक है, सार्वजनिक जीवन का संचालन, इसका अर्थ है सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। ठीक है, अब ये सार्वजनिक जीवन का संचालन करने का मतलब क्या है? अब इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि हमारे देश का नेता कौन होंगे, हमारे देश की एजुकेशन क्या होगा, ये क्या है? हमारे सार्वजनिक जीवन है ना। हाँ, हम तो अकेले नहीं कर सकते कि जो नेता है वो हम अकेले हैं। उस तरह से किसी को शिक्षा हमारे अकेले चीज का तो नहीं है। तो किसी भी चीज का जो सार्वजनिक हित का हो, शिक्षा, विद्यालय, हॉस्पिटल, मंत्रीगण, प्रशासन, ब्यूरोक्रेट, जो भी है वो क्या है? सार्वजनिक जीवन का ही हिस्सा है। सार्वजनिक जीवन का हिस्सा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए
देश की राजनीति हो गया। तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा हमने बोला है, तो सबसे पहले बात है कि सार्वजनिक जीवन में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रशासन, एक प्रशासन हो गया। दूसरा वर्ड आ जाएगा आपके इसमें कानून। ये क्या है, सार्वजनिक है कि नहीं, ये किसी का पर्सनल तो है नहीं कि मेरा प्रशासन है, मेरा कानून है, ये किसी का होता है क्या। इसलिए जो शासन चलाया जाता है, किसी देश का जो शासन चलाया जाता है, किन आधारों पर चलाया जाता है। शासन चलाया जाता है, उसका जो सार्वजनिक जीवन का हित होता है वो प्रशासन के थ्रू होता है, कानून के थ्रू होता है। और यहाँ जो हो और बहुत सारी ऐसी चीज यहाँ पे, जैसे कि प्रशासन और मंत्रीगण यहाँ हो जाएंगे, ये सब भी किसके हिस्से हैं, मंत्रीगण। और भी बहुत सारे इसमें अर्थव्यवस्था आ जाएगा। अर्थव्यवस्था ये हमारा किस चीज का हिस्सा है, अर्थव्यवस्था। तो ये सारी चीजें जो है हमारे सार्वजनिक जीवन संचालन करने का एक माध्यम है। अगर ये सारी चीजें ना हो तो किसी भी देश का शासन नहीं चलाया जा सकता। अगर वहां का शिक्षा व्यवस्था ना हो, वहां का अर्थव्यवस्था ना हो, वहां मंत्री परिषद ना हो, वहां मतलब प्रशासन ना हो, तो किसी देश का शासन चलाया जा सकता है क्या, नहीं चलाया जा सकता ना। तो इसीलिए कहा गया है कि संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि शासन क्या होता है। अगर किसी भी देश को चलाना है सही सुचारू रूप से, तो सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता होती है, वो चीजें हैं यहाँ पे प्रशासन, कानून व्यवस्था, मंत्रीगण, अर्थव्यवस्था और बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो सार्वजनिक हित के लिए जरूरी है। तो आई होप आपको ये शासन वर्ड समझ में आ गया होगा कि किसी भी देश को चलाने के लिए एक शासन की जरूरत होती है। ठीक है, शासन चलाया जाता है, मतलब किसी भी देश को चलाने के लिए छोटी सी अगर चीज हो तो वहां का शासन प्रशासन व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, तभी किसी देश की शासन जो है सुचारू रूप से चल सकता है। तो आई होप आपको ये छोटी सी चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसमें से हम देखते हैं कि सर्वोच्च विधि, इसमें एक और मैंने शब्द लिखा था, हाँ यहाँ पे देखो सर्वोच्च विधि क्या है कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि कहने का मतलब क्या है कि जो सर्वोच्च विधि है, तो सर्वोच्च विधि के अंतर्गत आएगा हमारा प्रशासन, कानून, मंत्रीगण, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज किसके अंतर्गत आएगा, ये हमारे संविधान। अब एक चीज आप लोग को शायद समझ में नहीं आएगी कि संविधान क्या है। संविधान क्या है, संविधान एक दस्तावेज है जिसको विभिन्न संगठनों द्वारा मिलकर के एक संविधान की रचयिता की गई और वो संविधान को हमारे देश में लागू किया गया है। जो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर और बहुत सारे ऐसे लोग उसमें शामिल थे। विभिन्न संगठनों के द्वारा एक आर्टिकल्स को संग्रह करके उस संविधान को बनाया गया है। ठीक है, तो हम संविधान पे कभी अलग से चर्चा करेंगे। मतलब संविधान क्या, सर्वोच्च विधि है जिसके अंदर में प्रशासन, शासन, मतलब सारी चीज उसी के अंदर कार्य करती है। ठीक है, तो सर्वोच्च विधि कहने का मतलब है कि अगर सर्वोच्च हमारे देश की सबसे बड़ी अगर कोई कानूनी चीज है संविधान, तो उसके अंदर में प्रशासन है, वही बताएगा कि प्रशासन का क्या क्या है। ये सर्वोच्च विधि जो हमारे देश का है वो बताएगा कि हमारे प्रशासन का कार्य क्या है, कानून का कार्य क्या है, मंत्रीगण का कार्य क्या है, हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए किस हद तक क्या करना पड़ेगा, उन चीजों का प्रावधान करता है हमारा सर्वोच्च विधि। तो कोई हमारे देश में अगर कुछ भी चीज घटित होता है, तो हमारे देश में अगर किसी भी चीज का मान लो अगर कोई मर्डर कर दिया तो उसको हत्या के आरोप लग जाता है ना, तो उसको सजा कौन देगा, तो हमारा संविधान देगा। संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च विधि जो होता है उसके अंदर में जो आर्टिकल होगा उस आर्टिकल के आधार पर उसको फांसी दिया जाएगा, जो भी उसका प्रावधान होगा उस आर्टिकल के तहत वो सजा उसको दी जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि हमारी जो सर्वोच्च विधि है ना वो सर्वोपरि है, सुप्रीमोसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो हम लोग कहते हैं एक, तो वो चीज है। तो आई होप आपको सर्वोच्च विधि समझ में आ गई कि सर्वोच्च विधि कहने का मतलब है कि कोई भी विधि अगर मतलब प्रशासन की शक्तियां क्या होगी, कानून की शक्तियां क्या होगी, ये चीज। तो इसी को आगे हम एक और डिस्क्राइब करेंगे कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब क्या है। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, फिर मैं यहां समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि शक्ति का मानचित्र का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब है, अभी हम इस वर्ड को समझ रहे हैं, दो वर्ड हमने समझ लिया, किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, क्या संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। तो हमने ये वर्ड देख लिया।
अब आते हैं कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि, ये शब्द भी मैंने देख लिया। अब एक शब्द बचा है, संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है, टिप्पणी करें, कमेंट करें। ये 10 नंबर का क्वेश्चन था, 150 शब्दों में लिखने का था। तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्क्राइब करके इसको समझेंगे कि ये शक्ति का मानचित्र, संविधान को शक्ति से क्यों, इसको मानचित्र से क्यों किया गया, पावर मैप से क्यों जोड़ा गया। तो इन चीजों को हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां समझते हैं संविधान शक्ति का मानचित्र है कहने का तात्पर्य क्या है। तो सबसे पहले शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब है कि देखिए हमारे सरकारों के अंग, सबसे पहले इसका शक्ति का मानचित्र का एक पहला पॉइंट हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग भी नोट करते चले जाइए। शक्ति का मानचित्र का ये पहला पॉइंट होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि सरकार के अंगों की सरकार के, पहला यहाँ पॉइंट देखेंगे, सरकार के अंगों, सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्ति, अंगों और संस्थाओं की शक्ति, संस्थाओं की शक्ति, ठीक है। अब ये पहला पॉइंट है कि संविधान शक्ति का मानचित्र है, किन आधारों पे करा। पहले इस पॉइंट से समझने से पहले मैं छोटा सा आपको व्यू देना चाहूंगा कि इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सी चीज समझा दें। जैसे मान लीजिए आप लोग घर में रहते हैं, आपके जो जमीनी कागजात है और भी सारी चीजें हैं, मान लीजिए पहाड़, हिमालय पहाड़ के बारे में जानते हैं कि अगर कोई बताए कि हिमालय का एरिया यहाँ तक है, मान लो अगर कोई बताए कि हिमालय की क्षेत्रफल जो है इस एरिया तक जाता है, तो उसका मैप, एक नक्शा होता है कि हिमालय यहाँ से यहाँ तक है, उसका एक मैप तैयार हो जाता है कि हिमालय की ऊंचाई इतना, उसका एक मैप तैयार होता है। उसी प्रकार अगर मान लीजिए आप अपनी ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, खेत के बारे में अगर जानना है ना, कि आप खेत जाते हो तो वहां पे आपको पता चलता होगा ना कि हमारे खेत का जो एरिया है वो ये एरिया हमारा है इतना, ये एरिया तक हमारा खेत है। तो इसका शक्ति जो है यहीं तक, इस बाउंड्री तक ही इसका शक्ति सीमित है खेत का। इसका मालिक जो है, इस खेत का मालिक, वो इस खेत से बाहर कुछ कार्य कर नहीं सकता। उसी प्रकार शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब, यहाँ पहला पॉइंट हमने लिखा था कि सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्तियां। अब देखो सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं आपको पता, देखिए अभी मैं बहुत सारे वर्ड बताऊंगा जो आपको शायद पता ना हो, बहुतों को पता होगा कि सरकार के अंग कौन कौन से हैं। तो सरकार के अंगों की शक्तियां की चर्चा करता है हमारा संविधान। तो देखिए यहाँ समझते हैं सबसे पहले, तो देखिए यहाँ जो सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्तियां, सरकार के कौन कौन से अंग होते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत कार्यपालिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका पहला शब्द हो गया इसका। फिर न्यायपालिका बी नंबर में, न्यायपालिका। फिर एक हो गया विधायिका, सी नंबर, विधायिका, ठीक है। ये हो गया सरकार के अंग। और संस्थाओं में भी देखेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्तियों के बारे में ये संविधान शक्ति का मानचित्र के आधार पर हम इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए सरकार के अंगों और संस्थाओं की शक्तियों के मानचित्र के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये होता क्या है, ये इसको हम डिस्क्राइब करके पूरा विस्तार तरीके से पढ़ेंगे। इस आगे क्लास में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, छोटे छोटे भाषाओं में, मतलब कि होता क्या है। कार्यपालिका, कार्यपालिका कहने का मतलब है प्रशासन और मंत्री, जो हमारे देश का ब्यूरोक्रेट हैं, मंत्रीगण हैं, वो हमारे कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। न्यायपालिका ने जुडिशियल कोर्ट, जो कोर्ट मतलब निर्णय सुनाते हैं हम लोग को, वो हो गया न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाता है, विधायिका यानी जो संसद द्वारा जो कानून पारित किया जाता है, बनाया जाता है, वो हमारे विधायिका कहलाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये छोटे छोटे 3 चीजों समझ में आ गए। फिर से एक बार, कार्यपालिका प्रशासन यानी ब्यूरोक्रेट, हमारे इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट प्रशासन है वो, और इसी में मंत्रीगण भी आ जाते हैं। न्यायपालिका यानी कोर्ट, जुडिशियली जो न्याय सुनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मान लो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब इसमें आते हैं। और विधायिका कहने का मतलब जो संसद जो कानून बनाती है ना, उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको थोड़े समय के लिए मैं बता दी, इसको पूरा विस्तार तरीके से हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहां जानते हैं कि कार्यपालिका की शक्तियां कहां तक सीमित है।
ये चीज बताती है संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये क्या कहती है कि कार्यपालिका की शक्तियां कहाँ तक होगी, किस हद तक, मतलब जो कोई प्रशासन है, अगर कोई कलेक्टर है जिला का, तो उस कलेक्टर की शक्ति कहाँ तक होगी, किस सीमा तक होगी, उसका कहने का तात्पर्य कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। यही क्वेश्चन यूपीएससी एक बार पूछा था कि संविधान शक्ति का मानचित्र है, टिप्पणी करें। 10 नंबर का क्वेश्चन था। तो बहुत लोगों को शायद उस समय नहीं पता होगा, चाहे पता जिसको होगा वो लिख के आया होगा। तो यहाँ आप लोग समझ गए कि कार्यपालिका यानी किसी भी कलेक्टर का पावर कहाँ तक है, किस हद तक उसका पावर है, उसको मुट्ठी में पावर मिला है जो वो अपने प्रशासन के क्षेत्र में यूज कर सकता है। उसी तरह न्यायपालिका, किसी भी जज को कितना ताकत मिलेगा, उसकी पावर क्या होगी, वो निर्धारित करता है हमारा संविधान। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया कि हमारे जो देश का संविधान है वो शक्ति का मानचित्र है। तो मानचित्र कहने का तात्पर्य आप लोग आई होप समझ गए होंगे कि संविधान शक्ति का मानचित्र है, क्यों कहा जाता है। अगर आपसे 150 वर्ड लिखने को बोला जाए तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें मुद्दे जोड़ सकते हैं, ब्यूरोक्रेट, बहुत सारे इसमें कार्यपालिका भी न्यायपालिका, अगर इसी को एक्सप्लेन करोगे तो आई होप 200-250 शब्द चले जाएंगे। और इसी तरह विधायिका कि संसद अगर किसी बिल पर कानून बना रही है, किसी मुद्दे पर अगर कानून बनाना चाहती है तो उसकी योग्यताएं क्या होगी, बहुत सारी चीजें कि कौन कौन मुद्दे पर ये कानून बना सकते हैं, ये भी तो मैटर करता है ना कि किसी भी चीज पे तो कानून बन नहीं सकता, उसमें तो पब्लिक की सहमति चाहिए। तो इस आधार पे जो विधायिका होता है, कौन सा कानून बनेगी कौन से कानून नहीं बनेगी, इस पर ये निर्धारित करता है। इसलिए इसका और कौन कौन से कानून बना सकते हैं, ये भी इसकी शक्ति का मानचित्र होता है कि हम कौन से कानून बना सकते हैं, कौन से कानून नहीं बना सकते हैं, ये इसका शक्ति है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि संविधान, हमने अभी तक सिर्फ एक शब्द को डिस्क्राइब किया है और आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि संविधान शक्ति का मानचित्र है, क्यों कहते हैं, और ये सर्वोच्च विधि है और ये शासन चलाया जाता है। ये 3 चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आई होप आप लोगों को संविधान शब्द समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग राज्य व्यवस्था पे। एक बार और मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि संविधान होता क्या है। ठीक है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। संविधान शक्ति का मानचित्र है। ये 3 कीवर्ड आपको याद रखनी है। और संविधान को आपको किसी भी तरह से उलझाने की कोशिश करें ना तो आप नहीं उलझिएगा। सिर्फ आप ये 3 कीवर्ड को अपने माइंड में रखिए कि संविधान क्या होता है, राज्य व्यवस्था अलग चीज है। भाई हम अभी भी बोल रहे हैं क्या है, राज्य व्यवस्था अलग चीज है। इसको एक चीज नहीं समझिएगा, क्योंकि ये दोनों है ही नहीं, तो ये कैसे समझेंगे। तो इसलिए आई होप आपको ये भारतीय संविधान समझ में आ गया। अब समझते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या है। राज्य व्यवस्था क्या है, तो आई होप इतना चीज आपको समझ में आ गई। अब समझते हैं राज्य व्यवस्था क्या है। ये मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे आई होप। चलिए, तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये होता क्या भाई, राज्य व्यवस्था क्या होता है। मैंने तो संविधान के बारे में इतना डिटेल्स बता दिया है जो कि काफी है। 150-200 शब्द लिखने के, 250 शब्द लिखने के लिए काफी है। इस पॉइंट पे अगर लिखा जाए तो अगर न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका पर ही लिखें तो 1000 शब्द लिख सकते हैं आप लोग। इसमें कौन सी बड़ी चीज है। तो 150 शब्द, देखो यूपीएससी जो है ना वो वर्ड्स का खेल है भाई। कितने वर्ड में आप कितने तरीके से, कितने कम वर्ड में कितने तरीके से आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे। ये संविधान शक्ति का मानचित्र है। इसमें 1-2 और पॉइंट अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं, जैसे कि केंद्र और राज्य का सरकार की शक्तियां ये होंगे, संविधान, नागरिक, और एक और शब्द आप जोड़ सकते हैं जैसे कि ये संविधान की शक्ति का मानचित्र है। हमने शायद एक पॉइंट आपको बताया कि क्या है कि सरकार के अंग के बारे में बताया था मैंने, सरकार के अंग। इसमें 3 आ गया था, ये पहला हो गया था। अब दूसरा इसमें देखा जाए तो दूसरा है संविधान नागरिक के अधिकार, नागरिकों के अधिकार की शक्तियों की घोषित करता है। नागरिकों की शक्तियां, शक्ति का मानचित्र कहने का मतलब, यहाँ एक दूसरा पॉइंट भी हम वो भूल रहा था तो इसलिए मैं आज करके आपको बता दे रहा हूं कि संविधान शक्ति का मानचित्र है। मैंने पहला सरकार के अंग में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बारे में बताया। और दूसरा यहाँ संविधान शक्ति का मानचित्र है। इसमें एक दूसरा पॉइंट मैं को रिलेट करके बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सको। नागरिकों की शक्तियां, मान लीजिए आर्टिकल 14 समानता के अधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, आर्टिकल 14, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ये जो आर्टिकल्स हैं,
अब मान लीजिए आर्टिकल 14 स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है जो हमारे यहाँ, स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्र जो भी है यहाँ, तो अगर अगर मान लीजिए कि हमें संगठन बनाने की छूट है, ठीक है, हम संगठन कर सकते हैं, सभा बुला सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा शक्ति है। लेकिन क्या ये हमारा शक्ति है कि हम अपने भारत के खिलाफ कोई अभद्र भाषण दें, अभद्र स्पीच दें कहीं, कि जैसे कि कन्हैया कुमार ने दिया था, हम उस तरह के भाषण नहीं दे सकते क्लास लेते वक्त भी, क्योंकि वो बहुत खराब भाषण था वो कन्हैया कुमार का। आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे कितना खराब तरीके से वो भारत का अखंड, मानी भारत को क्या बोलते हैं उसको, अखंडता से तोड़ने की बात कर रहा था। बहुत सारे ऐसे बहुत सारी चीजें उसमें था कि भारत के ये होंगे वो होंगे, उसका जो स्पीच सुनोगे बहुत खराब स्पीच है। तो मतलब उस तरह की हम लोग प्रवचन नहीं दे सकते कि भारत के 1000 टुकड़े होंगे, ये होंगे, उस तरह के कन्हैया कुमार ने जो दिया था उस तरह की हम लोग की स्वतंत्रता नहीं है। तो वही बताता है कि भारत जो है संविधान का शक्ति का मानचित्र, कि अगर आपको स्वतंत्रता मिली है, फंडामेंटल राइट आपको अधिकार है कि आप फंडामेंटल राइट आपका मौलिक अधिकार है, लेकिन किस हद तक है। आप आतंकवादी जैसे बन करके नक्सलवाद ये सबको बढ़ावा तो दे नहीं सकते ना, आपका अधिकार ये तो नहीं है। आप कहीं गोलीबारी कर बोलोगे मेरा फंडामेंटल राइट, हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र जीत सकते हैं, तो ये गलत है ना। कि अगर आप बोलेंगे हम स्वतंत्र हम किसी को भी मार दें, आपका शक्ति नहीं है, ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट में भी आपका कुछ अधिकार अगर है तो उस अधिकार को आप, उसी अधिकार को, मतलब अगर आप किसी को बोलते हैं ना कि सर से पानी अगर ऊपर चला जाए ना तो बर्दाश्त नहीं, कोई भी नहीं करता। इसी तरह संविधान जो है हमारी शक्तियों का अवहेलना नहीं करता अगर, लेकिन हाँ अगर हम लोग शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे तो संविधान उस पर रोक लगाती है, शक्तियों पर रोक लगाती है कि इस सीमा से आप बाहर नहीं जा सकते हो। तो आई होप आपको ये भी चीजें क्लियर हो गई कि अगर आपको फंडामेंटल राइट मिली है, ठीक है, तो उसका उल्लंघन आप नहीं करेंगे। जहां तक आपको शक्तियां दी गई है वहीं तक आप उपयोग कर सकते हो, उससे बाहर आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में भी आ गई होगी। तो अब आते हैं, एक पॉइंट छोड़ गया था इसलिए मैं बता दिया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर कि राज व्यवस्था क्या है, ठीक है। अब जानते हैं कि राज व्यवस्था क्या है। राज व्यवस्था को भी हम एक लाइन में डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद आई होप आप लोग भी नोट कर लीजिए कि देखिए मैंने संविधान को सबसे पहले डिफाइन किया, अब हम राज व्यवस्था को डिफाइन करेंगे। तो आपसे फिर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, ये क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान और राज व्यवस्था में अंतर क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। आप दोनों को मिक्स करके भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको राज व्यवस्था के बारे में थोड़ा लिखवा देते हैं और बता देते हैं। राज व्यवस्था संविधान का, आप लोग भी नोट कर लीजिए, राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है, व्यवहारिक रूप है, ठीक है। संविधान को लागू करने के क्रम में, इसी के आगे लिखिए आप लोग, संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे, जो विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। आई होप आप ये डिफिनीशन को लिख लीजिए ताकि आपको अच्छा रहे, और इस चीज को ये आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको अच्छा से एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा साइड हट गया हूँ ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए,
फिर अब स्टार्ट करते हैं। आप लोग नोट किए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो पॉज करके आप वीडियो को रोक लिख लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ क्या लिखा है, दूसरा शब्द, 1 मिनट आपको टाइम दे रहा हूँ, लिख लीजिए, ठीक है। आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जितनी सरल भाषा में हम ये चीजें बता रहे हैं, शायद ये सरल भाषा यूपीएससी के लिए एक नहीं है, इतनी सरल भाषा। लेकिन मैं आपको, मेरी प्रयास रहेगा कि आपको जितनी सरल भाषा में आपको इस चीज़ों को पहुंचा सके, वो हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ये सारी चीज़ें नोट कर लिए होंगे। तो देखिए हमने यहाँ लिखा क्या है, आगे मार्कर यहाँ पे, देखिए राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। क्या है यहाँ कीवर्ड, क्या है व्यवहारिक रूप है, ये इसका कीवर्ड है। किसका व्यवहारिक रूप है? संविधान का। अभी हमने आपको बताया कि संविधान क्या होता है, इसको पूरा एक्सप्लेन करके बता कि इसमें संविधान के अंतर्गत आता है सर्वोच्च विधि, शक्ति का मानचित्र, ये है ना। तो ये सारी चीजों को हमने बताया, तो इसी का व्यवहारिक रूप है। अब इसको समझते हैं। व्यवहारिक रूप है संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय, यहाँ दूसरा कीवर्ड क्या आ रहा है, विषय और मुद्दे उभर कर सामने आते हैं, उन्हें समग्र रूप में राज्य व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब इसको समझिए फिर से। हमने आपको संविधान के बारे में बता दिया कि संविधान होता क्या है, ठीक है। अब संविधान अलग चीज है, राज्य व्यवस्था अलग चीज है, लेकिन दोनों के बीच में अंतर संबंध है, को रिलेट है, लेकिन एक नहीं है। तो उसी को हम फिर से समझते हैं। संविधान का व्यवहारिक रूप है। अब व्यवहारिक रूप है कहने का मतलब क्या है, जैसे कि संविधान क्या है, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल तौर पर व्यवहारिक रूप का एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि संविधान, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। तो मान लीजिए आर्टिकल 17, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, लिखो यहाँ आर्टिकल, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी हो। आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 कहता है, हमारा संविधान में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अगर कोई व्यक्ति किसी से अस्पृश्यता के भावना से किसी को दुख पहुंचाता है अथवा उसको बुरा भला कहता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 17 लिखा हुआ है। तो इस संविधान को जब हम जमीनी स्तर पे लागू करते हैं, जब इसको प्रशासन के रूप में लागू किया जाता है, जब प्रशासन इसको जमीनी स्तर पे लागू करते हैं, तो लागू करने के समय वक्त जो मुद्दे विषय उभर कर सामने आते हैं, उस विषय को हम लोग क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। वही एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि आर्टिकल 17 जो है, अस्पृश्यता का अंत, यहां मैं लिख देता हूं, अस्पृश्यता का, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी अस्पृश्यता क्या दंडनीय अपराध है। अगर किसी व्यक्ति से आप भेदभाव करते हैं, कि जैसे कि कोई क्या है ना, कि बोलेगा कि हम आईपीएस बनेंगे, तो अगर उसको कोई इस बात से कह के भगा दे कि तुम नीच जात के हो, तुम आईपीएस नहीं बन सकते हो, तुम नीच जात के हो, तुम नेता नहीं बन सकते हो, तो कोर्ट चला जाएगा और उसके खिलाफ केस कर देगा। और जब केस करेगा तो वो आगे हमारे फिर किस मामले में? जमीनी स्तर पे आ गया। अब जो मामला है अब आमने सामने का हो गया, यही जो मुद्दा है उभर के सामने आ गया। तो जो इस प्रकार के मुद्दे आते हैं, इस प्रकार के मुद्दे को हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था। और जब ये मुद्दा कोर्ट पहुंचेगा तो क्या कहेगा? कोर्ट जब जाएगा तो कोर्ट में उसके खिलाफ जो उसके आर्टिकल से रिलेटेड संबंधित जो प्रावधान होगा, उसको जो जुर्माना होगा, जो कारावास होगा, वो उसको दंड मिल जाएगा। अब वही दंड को देने के लिए, अब इसी को दंड देने के लिए सबसे पहले आएगा क्या पे, यहाँ पे इस चीज को अगर मान लो संविधान में लिखा है कि ये दंडनीय अपराध है, तो अब राज्य व्यवस्था का यहाँ काम क्या है? अब संसद का काम यहाँ यह हो जाएगा, पॉलिटी का काम यहाँ यह हो जाएगा कि इस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए, इस व्यक्ति को क्या दंड दिया जाए। जो निजी मामला था उसका, हरिजन एक्ट तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन क्या बोलते उसको, अरे जो मतलब इसके खिलाफ जो केस किया था,
जो बुरा भला कहा था अस्पृश्यता के लिए, तो उसके खिलाफ अब जो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट के लिए जो इसको दंड दिया जाएगा, तो दंड कौन तय करेगा? संसद तय करेगा। अब संसद बोलेगा कि इसको कितना साल का सजा दिया जाए, इसके लिए क्या जुर्माना हो, तो अलग अलग कोर्ट में जाएगा। तो कोई कोर्ट बोलेगा कि इसको 5 साल का सजा हो गया, कोई कोर्ट बोलेगा इसको 5,000 का जुर्माना दे दो, कोई जज बोलेगा इसको 1 साल का सजा दे दो, कोई जज बोलेगा इसको फांसी पे लटका दो। तो यही ना, इसके लिए संसद हमारे बीच में आएगी और संसद इसके लिए कानून बनाएगी कि इस बंदे को क्या सजा दी जाए। तो जो जब संसद इस कानून को बनाएगी और जब इसको पारित कर देगी, तो यही हमारे संविधान का एक राज व्यवस्था के रूप में, पॉलिटी के रूप में उभर कर सामने आएगा। आई होप आपको ये छोटी सी चीजें समझ में आ गई होगी। तो इसमें 3 चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जो हमने आपको बताया, कि जो कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे आर्टिकल 17 का मैंने जिक्र किया, अब आर्टिकल 19 का भी एक जिक्र एग्जाम्पल में लिख लो। आर्टिकल 17 ये हो गया, अब दूसरा एग्जाम्पल हो गया आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति अपनी विचार व्यक्त कर सकता है, संगठन बना सकता है, स्वतंत्र रह सकता है। तो यहाँ हो गया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या हो गई? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आई होप आपको ये भी चीजें समझ में आ गई होगी। देखिए, इसमें एक केस आया था, ठीक है, प्रेस, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर केस 1955। इसी में अगर बोला था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को है, तो इसमें यह नहीं लिखा था कि प्रेस, जो प्रेस होता है हमारे मीडिया, उसको इसी केस में, इसमें इंडियन एक्सप्रेस केस 1950, यहाँ क्या है, इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इंडियन एक्सप्रेस केस 1955। इंडियन एक्सप्रेस केस 1955 यानी इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा एक बार केस किया गया, तो उसमें बताया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय था कि इस कोर्ट में प्रेस को फंडामेंटल राइट बताया गया, जो मीडिया होती है उसको फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया आर्टिकल 19 के तहत, ठीक है। तो इसमें एक तीसरा एग्जांपल आप एक और समझ लीजिए कि गुलाम नबी आजाद केस। आप लोग सुने होंगे कि गुलाम नबी आजाद केस के बारे में, ये 2020 का केस है, अब रिसेंट का केस है। तो इस चीज को भी आप लोग समझ लीजिए कि गुलाम नबी आजाद केस क्या है, इसका मामला क्या है। तो गुलाम नबी आजाद केस में क्या हुआ था ना, यहां लिख देते हैं तीसरा एग्जांपल इसी का, गुलाम नबी आजाद केस, ठीक है, 2020। अब इस केस में क्या कहा गया था ना, जम्मू और कश्मीर को 330 हटाया गया था, ठीक है। जब इस केस में किया गया था केस, गुलाम नबी आजाद केस, जम्मू कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370, हम लोग बोलते हैं कि आर्टिकल 370 हट गया। जब ये केस हुआ ना, तो आर्टिकल 370 अभी भी बोलते हैं हटा नहीं, मॉडिफाइड हुआ, मॉडिफाइड चेंज किया गया, उसको हटाया नहीं गया बिल्कुल तरीके से। कैसे हट जाएगा? उसमें कुछ बहुत सारी चीजें हैं, उसमें एक शब्द को काट के हटाया गया, ठीक है, तो मॉडिफाई किया गया था। तो जब जम्मू एंड कश्मीर में 370 के दौरान जब इंटरनेट बंद हुआ था, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद कर दिया गया था, जब जम्मू कश्मीर का 370 धारा जब हट रहा था, वहां जब कार्रवाई हो रही थी, तो उस वक्त वहां बहुत दिनों तक नेट बंद कर गया। उसी समय गुलाम नबी आजाद केस किया गया कि ये हमारा अपना मत है, हमारा, जैसे कि वहां की इंटरनेट बंद किया तो वहां के जो केस किया गया था, तो वहां बोला कि इंटरनेट हमारा मौलिक अधिकार है। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में इसने केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ क्या किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ इस केस में कहा कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। इस देखिए, आज के जमाने में ना, खाना एक टाइम किसी को मत दो, लेकिन उसको इंटरनेट चाहिए, ये चीज है। तो जब इतनी एसेंशियल है, तो कोर्ट भी इस चीज को समझती है, तो इसलिए उसको भी लगा कि नहीं, अगर कोर्ट इतना सीरियस अगर इंटरनेट को लेकर के है, तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। और इसी केस में कहा गया कि इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। तब से इंटरनेट एक, अरे केरला कोर्ट में भी इस चीज को लेकर के एक बार विवाद हुआ था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई कि
ये राज्य व्यवस्था शब्द क्या है। राज्य व्यवस्था शब्द, ये संविधान तो हमारा बता देता है कि ये आर्टिकल 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत करना दंडनीय, मतलब ठीक है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो दंडनीय अपराध है। तो उसी, अगर दंडनीय अपराध है तो क्या दंड दिया जाएगा, क्या इसकी योजना होगी, किस प्रकार से दिया जाएगा, कितने दिनों तक दिया जाएगा, ये कौन तय करता है, हमारा राज्य व्यवस्था तय करता है। ये हमारा प्रशासन यानी ब्यूरोक्रेट तय करता है। जब हमारा संसद कानून बना देती है तो जुडिशियल उसका निपटारा करती है ना, प्रशासन उसको जमीनी पर लागू कर दी। इसी चीज को हम लोग यहाँ एक तौर पर राज्य व्यवस्था के तौर पर देखते हैं कि संविधान तो एक दस्तावेज, उसमें लिखा गया है कि ये सारी चीजें होगी, उस चीज को लागू करना क्या है, राज्य व्यवस्था। अनुप्रयोग एप्लीकेशन क्या है, किसी भी चीज का एप्लीकेशन क्या होता है, उसका उपयोग होता है, उपयोग जिसका उपयोग हो वही तो हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था कहला रहा है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मैं एक बार और फिर से रिवीजन करवा देता हूँ आप लोगों को, ताकि फिर से ये चीजें समझ में आ जाए। देखिए यहाँ संविधान हमने आपको बताया कि सर्वोच्च विधि है, शक्ति का मानचित्र है, जिसके आधार पर शासन चलाया जाता है। ये हो गया हमारा संविधान। अब यहाँ आगे की राज्य व्यवस्था क्या, राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप है। जो संविधान इतनी मोटी लिखी गई हमारे हिंदुस्तान में, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो संविधान बन के तैयार हुआ, उस संविधान को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए, और उतारने के बाद जो विषय और मुद्दे सामने आते उस मुद्दे को निपटाने के लिए जो कार्य किया जाता है वो हमारा राज्य व्यवस्था है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, ये चीजें आपको यहाँ खत्म होती है। अब हम समझते हैं संस्थाएं, एक अगला टॉपिक है इसी से रिलेटेड। अभी सिलेबस यूपीएससी का चालू नहीं हुआ दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा। ये यूपीएससी का सिलेबस यहाँ शुरुआत कल से मैं शुरुआत करूंगा, कल या परसों से, ठीक है। ये बेसिक चीजें मैं जो बता रहा हूँ, तो आई होप आपने ये सब चीजें समझ लिया। अब हम समझते हैं दूसरा इसका बेसिक चीजें, संस्थाएं क्या होती है, ठीक है। अब यूपीएससी में ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा। अगर ये सब चीज को नहीं जानिएगा ना तो बहुत दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे शब्दों से ही मिलकर बहुत बड़ा तो ग्राफ बनेगा ना। कोई भी पैराग्राफ कैसे बनेगा, छोटे छोटे शब्द से ही मिलकर बनेगा ना। तो इसीलिए अगर छोटा शब्द आपको पता नहीं रहेगा तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मोटे मोटे बुक पढ़ने से पहले आपको छोटे छोटे शब्दों पे फोकस करना होगा। तो आई होप आपको लोग को समझ में आ रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। देखिए हम बात कर रहे थे संस्थाएं की, ठीक है। अब संस्थाएं की बात कर रहे हैं तो संस्थाएं क्या होती है क्या नहीं होती है, अब हम डिटेल से इसको जानते हैं। पहला चीज हमने आपको क्या बताया, संविधान और राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों में अंतर बता दिया, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं संस्थाएं कि हमारे आप लोग सुने होंगे सांविधिक, संविधिनेतर, ये सब जो छोटे छोटे सब कार्यकारी संस्थाएं, ये सब चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, उस चार्ट को आप फॉलो करिए, फिर एक एक करके हम चीजों को समझते हैं, ठीक है। तो देखिए अब संस्थाएं का मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ और उस ग्राफ के आधार पर हम आपको पूरे चीज को बताएंगे, ठीक है। एक चार्ट आप लोग भी बना लीजिए, संस्थाएं, संस्थाएं, ये हो गया आपका संस्थाएं, ठीक है। अब संस्थाएं के आप लोग सुने होंगे संवैधानिक संस्थाएं होते हैं। पहला इसको बांट दो 2 भागों में, ठीक है, 3 भागों में इसको बांटेंगे। पहला हो जाएगा संवैधानिक संस्थाएं, ये हो गया संवैधानिक संस्थाएं, ये हो गया संवैधानिक संस्थाएं। अब दूसरा हो गया आपका असंवैधानिक, ठीक है। और तीसरा हो गया संविधान नेतर, क्या हो गया, संविधान नेतर। ये तीनों वर्ड्स को हम समझेंगे अब, ठीक है। इस तीनों चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि संविधान नेतर क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है, ठीक है। ये ग्राफ आप लोग बना लीजिए ताकि आपको रिवीजन करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब इसको अगर थोड़ा थोड़ा इंग्लिश भी जानना बहुत जरूरी है। अगर इंग्लिश नहीं जानोगे ना दोस्तों तो बहुत दिक्कत होगा यूपीएससी में।
यूपीएससी में कहाँ से ट्रांसलेटर पैदा होते पता नहीं, समझ में नहीं आता है। एक बार तो हद ही, एक बार क्या बहुत बार, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो कि हिंदी का ट्रांसलेटर इतना खतरनाक होता है। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जैसे स्टील प्लांट होता है ना, जैसे हम लोग नाम सुनेंगे स्टील प्लांट, स्टील, अरे स्टील प्लांट, ठीक है, स्टील प्लांट, ये नाम तो आप लोग सुने होंगे। लेकिन यूपीएससी ने इसका अनुवाद क्या किया था, इस्पात का पौधा। अरे भैया, कोई भी स्टूडेंट स्टील प्लांट बोलोगे तो समझ में आ जाएगा कि स्टील प्लांट हाँ कोई चीज होता है, लेकिन इस्पात का पौधा, इसका हिंदी अनुवाद करोगे क्या समझ में आएगा यार। इस्पात के पौधा को समझेगा, चलो साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो क्वेश्चन आ गया, इस्पात के बारे में कुछ लिख देते हैं। अब इसके मतलब स्टील प्लांट प्लांट होता है, अब इसका अनुवाद इतना इस्पात का पौधा कर देता है। इतने खतरनाक खतरनाक प्लास्टिक सुघट्य जो होता है, प्लास्टिक, प्लास्टिक का हम लोग हिंदी क्या बोलते हैं, प्लास्टिक हम लोग आम चीज समझ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्लास्टिक का अंग्रेजी हिंदी अनुवाद क्या किया जाता है, सुघट्य। अरे भैया, ऐसा कोई अनुवाद कहाँ से, पता नहीं यूपीएससी में कहाँ कहाँ से ऐसे ट्रांसलेटर पैदा होते हैं यार इस तरह के सब। इसलिए इंग्लिश वर्ड जानना बहुत जरूरी है। तो हम छोटे छोटे जो शब्दावली आएंगे ना, उसको इंग्लिश बताते बताते आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो संवैधानिक संस्थाएं को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, TION बॉडी। इसलिए इंग्लिश आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको असंवैधानिक है तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये हो गया। अब ये हो गया संविधान नेतर। ये दो प्रकार के होता है संविधान नेतर, क्या होता है, एक सांविधिक, एक कार्यकारी। इसको दो भागों में बांट दो, इसको बांट दो सांविधिक और एक दूसरा कार्यकारी। सांविधिक और एक होता है कार्यकारी, ये दो प्रकार का, ठीक है। पहले ये दोनों को समझते हैं, संवैधानिक और असंवैधानिक। इसको तीसरा रोल में फिर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं किसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो संवैधानिक कहने का तात्पर्य क्या हो गया, संवैधानिक संविधान के प्रावधानों से निकलता है। जैसे कि संवैधानिक संस्थाएं वह संस्थाएं जो संविधान के प्रावधानों से निकलकर बाहर आता है, जिसे हम संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। आपको ये चीजें समझ में नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। जैसे क्या है ना कि संविधान में जो चीजें पहले से लिखी गई है, जैसे आर्टिकल 280 वित्त आयोग के बारे में, ठीक है। भारत का वित्त आयोग के बारे में जिक्र कहाँ पे है, एग्जाम्पल इसका क्या है, भारत का वित्त आयोग, वित्त आयोग, ये क्या है, भारत का वित्त आयोग, जो हमारे संविधान में पहले से लिखा जा चुका है, उसमें अब लिखा नहीं जा रहा है। जो अब लिखा जा रहा है वो तो फिर दूसरा चीज है, लेकिन जो हमारे संविधान में पहले से ऑलरेडी लिखा जा चुका है, ठीक है। जैसे भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 में लिखा है, ठीक है, आर्टिकल 280। और फिर इसी तरह से देख सकते हो भारत का चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग, ये सब शब्दों से आप टेंशन ना लें, इसको हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। भारत का वित्त आयोग आर्टिकल 280 जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो इसको पूरा विस्तार तरीके से, देखो ये अगर एग्जाम्पल देना ना भाई, अगर किसी को चीज को समझाना है तो कहीं तो शुरुआत करना पड़ेगा ना, इसलिए इस शब्द को टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो संविधान में पहले से लिखा है वो संवैधानिक है। ये तो समझ आ रही है ना। और इस सब चीज को हम अलग से पढ़ेंगे, जब इस पर पहुंचेंगे तो विस्तार तरीके से पढ़ेंगे और विस्तार तरीके से पढ़ाएंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि कहीं भी थोड़ी सी भी दुविधा आपके मन में नहीं रहेगी, ये हमारा वादा है। और आप खुद कहेंगे जब आप हमारी पूरी क्लास करेंगे तब, ठीक है। आर्टिकल, अब भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग पढ़ेंगे। इसका जिक्र हमारे आर्टिकल 324 में है। ये हमारे संविधान में पहले से इसका प्रस्तावना है, मतलब ये पहले से लिखित है, इसमें कोई चेंजिंग अभी नहीं है, ठीक है। मतलब जो पहले संविधान में लिखा जा चुका वो हमारा संवैधानिक है। इतना कम हो गया। तो अब आते हैं हम लोग असंवैधानिक, फिर सबको अलग अलग से देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम असंवैधानिक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं।
अब देखो असंवैधानिक और संविधानेतर में क्या अंतर है, इस चीज को हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहां जो देख रहे थे संवैधानिक समझ में आ गया कि जो हमारे संविधान में पहले से लिखा जा चुका है वो हमारा संवैधानिक है। फॉर एग्जाम्पल भारत का वित्त आयोग, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ आर्टिकल 324 में लिखा है। अब समझते हैं कि असंवैधानिक क्या होता है। भाई इसको थोड़ा मिटा लेते हैं ताकि आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख दें ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब समझते हैं कि असंवैधानिक क्या होता है, जो संविधान विरोधी है। फॉर एग्जाम्पल असंवैधानिक कहने का मतलब क्या, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसे कहते हैं हम लोग, जो संविधान के विरोध, जो संविधान के विरोधी है। फॉर एग्जाम्पल क्या है विरोधी, जो संविधान इसकी अनुमति नहीं देता। जैसे आप लोग सुने होंगे नक्सलवाद, क्या नक्सलवाद आतंकवाद संविधान उसको स्वीकारता है, क्या उसको अनुमति देता है कि आप नक्सलवाद के मतलब समर्थक हो, ये हो, आप आतंकवाद को बढ़ावा दो, ये कभी कहता है? नहीं कहता है ना। यही है कि संविधान के विरोधी है। असंवैधानिक कहने का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि हमारा संविधान उसको अनुमति नहीं देता है। संवैधानिक संस्थाएं जो पहले से लिखित है वो संवैधानिक है, जिसका, और असंवैधानिक जो संविधान के विरोधी हो। फॉर एग्जाम्पल नक्सलवाद हो गया, बब्बर खालसा के बारे में आप लोग सुने होंगे कि जो कह रहा था कि पंजाब को एक स्वतंत्र देश के रूप में हम आजाद करेंगे। तो ये सब क्या हमारे संविधान उसको सहमति देती, प्रदान करता, सहमति नहीं करता ना। यही बोलता है कि असंवैधानिक वो संविधान के विरोधी है। इसीलिए असंवैधानिक जो संविधान के विरोधी हो, संविधान के जो विपरीत जाता हो, असंवैधानिक है। आई होप आपको इसको भी आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ छोटी छोटी आपको इंट्रोड्यूस करवा दे रहे हैं कि शब्द होते क्या है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा चीज पर कि संविधान नेतर क्या होता है। ठीक है, ये दोनों चीज हम आपको बता दिए हैं। अब यहाँ पे आते हैं संविधान नेतर क्या होता है। संवैधानिक बता दिए जो संविधान में पहले से लिखित, असंवैधानिक जो संविधान के विरोध है, संविधान के लिखित चीजों को उसका विरोध, उसके खिलाफ आता है। अब आते हैं सांविधिक और कार्यकारी। सबसे पहले एक चीज को हम इसको समझ लेते हैं कि संविधान नेतर क्या होता है। संविधान नेतर कहने का मतलब है जो ना संविधान के खिलाफ हो, मतलब जो उसके भी अगेंस्ट में ना हो, लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा जरूर करता हो। जो संविधान के आदर्श हैं उसको पूरा जरूर करता हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि संविधान के आदर्शों को ये कैसे पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल नीति आयोग के बारे में आप लोग सुने होंगे कि नीति आयोग भारत द्वारा एक, मतलब क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति के शासन के द्वारा ये सब बनाया जाता है। राष्ट्रपति या हाँ राष्ट्रपति के शासन के द्वारा ये सब कार्य संगठन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो संविधान नेतर कहने का मतलब है कि जो संविधान के विरोधी ना हो और संविधान की मतलब उसके विरोध में ना हो, उसके हितैषी ही हो लेकिन उसके विरोधी ना हो। ये हमारा क्या है, संविधान नेतर। ठीक है, तो ये देखा जाता है संविधान विरोधी नहीं है लेकिन संविधान के आदर्शों को पूरा करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब इसी को हम समझते हैं संविधान विरोधी नहीं लेकिन संविधान के हितैषी है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए क्या था, नीति आयोग था ना, संविधान इसका एग्जाम्पल नीति आयोग। ये नीति आयोग आपको कोई आर्टिकल में नहीं मिलेगा कि आर्टिकल इतना में ये नीति आयोग का, इसका कोई आर्टिकल नहीं होता। ठीक है, ये संविधान नेतर है, ये जो राष्ट्रपति के सलाह पर बनाया जाता है। राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति किसके सलाह पर कार्य करते हैं, मंत्रिपरिषद यानी मोदी जी जो मतलब संसद के द्वारा पारित करेंगे, लास्ट में बोलेंगे भाई इस पर ठप्पा लगवा दो, उसके बाद कानून बन जाएगी। उस तरह के नहीं है, लेकिन यहाँ जो राष्ट्रपति के शासन के द्वारा बनाया जाता है, राष्ट्रपति के आदेश पे बनाया जाता है, वो हमारा संविधान नेतर है। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं कि सांविधिक संस्थाएं क्या होता है। ठीक है, पहले सांविधिक समझते हैं। यहाँ पे सांविधिक संस्थाएं, सांविधिक संस्थाएं। अब इसके बारे में जानते हैं, जो संस्था संसद के कानून से निर्मित हो। सांविधिक संस्थाएं किसे कहते हैं, जो संस्थाएं संसद के कानून से, निर्मित हो। जो संस्थाएं संसद के कानून से निर्मित हो उसे सांविधिक कहते हैं।
सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। जो संस्थाएं संसद के कानून से, अब संसद क्या होता है ये सब चीजें आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो इसको हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। संसद यानी जो कानून बनाता है विधायिका, ठीक है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। जो संस्थाएं संसद के कानून से निर्मित हो, फॉर एग्जाम्पल संसद के कानून से क्या क्या निर्मित अभी तक हो चुका है, देखिए इसका एग्जाम्पल है एनएचआरसी, नेशनल होम, इसका एग्जाम्पल क्या है, नेशनल ह्यूमन एनएचआरसी राइट कमीशन, एनएचआरसी, ये संसद के कानून द्वारा बनाया गया, इसको भी हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ हम आपको शब्द को समझा रहे हैं, ठीक है। ये सब चीजें आगे आएंगी, विस्तार से आएंगे और हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो इसका क्या है, जो संस्थाएं संसद के द्वारा निर्मित होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया राष्ट्रीय महिला आयोग, इसी का दूसरा एग्जाम्पल है क्या है, राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला आयोग इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग यहाँ एन लगा लो, राष्ट्रीय महिला आयोग इसी का एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि सांविधिक संस्थाएं क्या है, जो संस्थाएं संसद के कानून से निर्मित हो, सांविधिक है। अब आते हैं कार्यकारी, क्या होता है कार्यकारी। तो कार्यकारी के बारे में जान लेते हैं कि कार्यकारी संस्थाएं क्या होता है। अब यहाँ जान लेते हैं कार्यकारी के बारे में। यहाँ सांविधिक हो गया, यहाँ कार्यकारी हो जाएगा। जिस तरह मैं लिखते जा रहा हूं उसी तरह आप लोग भी नोट करते चले जाइए अपनी कॉपी में, अच्छा रहेगा, ठीक है। जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका, जो संस्था, इसी का लिख रहा हूं मैं, जो संस्था राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित हो, ठीक है। यहाँ क्या मैंने कहा, सांविधिक संस्थाएं में हमने बताया आपको कि जो संस्थाएं संसद के कानून से निर्मित हो, फॉर एग्जाम्पल इसका दिया था मैंने एनएचआरसी, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये इसका सांविधिक। सांविधिक मतलब जो संसद बनाता है भैया कानून, संसद के आदेश पर बनता है कानून, वो हमारा सांविधिक है सरल भाषा में। दूसरा चीज है कार्यकारी, जो राष्ट्रपति या कार्यपालिका, हमने आपको बताया था कार्यपालिका में कौन कौन आता है, मंत्रीगण और ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट यानी प्रशासन, पुलिस प्रशासन, ये तो समझ में आता नहीं इतना, हाँ वही चीज है। जो संस्थाएं राष्ट्रपति या कार्यपालिका के आदेश से निर्मित हो, इसका एग्जाम्पल कौन कौन से भाई, इसका एग्जाम्पल भी यही आएगा कि नीति आयोग इसी का एग्जाम्पल है, नीति आयोग। इसको हम आगे पढ़ेंगे नीति आयोग को पूरे विस्तार से, आप टेंशन ना ले कि नीति आयोग क्या है नहीं है। शॉर्टकट में अगर नीति आयोग को समझना चाहें, नीति आयोग हमारी क्या बोलते हैं, उसको दिशा निर्देश देता है कि कोई भी कार्य को कैसे संचालन किया जाए, विभिन्न प्रकार के कार्यों में ये सहयोग करता है, और बाकी ये कुछ है नहीं, मतलब सजेस्ट कमेटी है ये कि किस कार्य को किस तरह से किया जाए, वो सजेशन कमेटी है। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे नीति आयोग को, ठीक है। अब यहाँ हो गया, ये चीजें आपको शायद समझ में आ गई, ठीक है। तो इन्हीं दोनों सांविधिक संस्थाएं और कार्यकारी संस्थाएं, यही दोनों मिलकर संविधान नेत्र कहलाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये छोटी छोटी शब्दें पता हो गई होगी। अगर पता हो गया है तभी आपको आगे चीजें समझ में आएगी, क्योंकि पॉलिटी पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये सब चीजों को अगर नहीं समझे तो बहुत कठिन है। यही सब शब्द आपको आगे इधर उधर करके मिलेंगे। अगर स्पष्टता ना हो ना किसी शब्द को लेकर तो क्या लिखिएगा। अगर कोई पूछ दे कि सांविधिक कार्यकारी के आधार पर राष्ट्रपति की कार्यपालिका से आदेश निर्मित पर टिप्पणी करें, कुछ भी मतलब पूछा जा सकता है इस तरह से। तो अगर आपको कार्यकारी या सांविधिक संस्थाएं पूछ दिया जाएगा तो सबसे पहले आपको ये वर्ड तो पता हो कि ये वर्ड होते क्या है। अगर वर्ड ही पता ना हो तो राष्ट्रपति के बारे में क्या लिखोगे फिर, कार्यपालिका के बारे में। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं कि कोई भी चीज को पढ़ने से पहले, जैसे कि आप लोग सुने होंगे कि आर्टिकल्स, भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, ये सब क्या होता है, ये चीज पर हम अब चर्चा करेंगे। ये संस्थाएं के बारे में हम आपको बता दिए। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। मैंने पहला चीज आपको बताया कि राज्य व्यवस्था और संविधान में अंतर क्या है, फिर दूसरा हमने संस्थाएं के बारे में बात की। अब तीसरा पॉइंट जो बात करने जा रहे हैं वो है
कि भाग क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, अनुच्छेद क्या होते हैं, अध्याय क्या होते हैं, ये सब छोटी छोटी चीज को भी आज जान लेंगे। और कल भी इस चीज को अगर थोड़ा सा कंसेप्ट बाकी हो जाता है तो हम थोड़ा कल भी इस चीज को देखेंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे जानते हैं कि आपको पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में पाया जाता है, अगर कोई बोलेगा आपको, ठीक है। जैसे कि कोई भी स्टूडेंट से आप पूछेगा कि मौलिक अधिकार क्या होता है, फंडामेंटल राइट क्या होता है, मौलिक अधिकार किस भाग में पाए जाते हैं, ये सब पूछोगे ना, अगर किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो बोलेगा कि बोल देगा कि भाग 3 में पाया जाता है। अगर किसी स्टूडेंट से आप पूछेगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में पाया जाता है तो वो बोलेगा भाग 3 में पाया जाता है, क्योंकि किताब में पढ़ा होगा। लेकिन उससे ये पूछ दो कि भाग क्या होता है तो भाग खड़ा होगा, है ही ना। तो बहुत सी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, लोगों को पता नहीं होता कि भाग क्या होता है, अध्याय क्या होते हैं उसके अंदर, आर्टिकल्स क्या होता है, ये सब चीज़ों को हम एक एक करके छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेंगे, और ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ना कि छोटे छोटे भाग, अध्याय, ये सारी चीज़ें क्या होता है। इसी तरह ग्रामीण अनुसूची का संबंध किससे, अगर किसी से पूछो कि ग्रामीण अनुसूची का संबंध किससे है, जैसे पहले पूछा कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है, बोलते हैं भाग 3 में। इसी तरह और दूसरा क्वेश्चन की अनुसूची, ग्रामीण अनुसूची का संबंध किससे है, तो बता देगा कि भाई ग्रामीण अनुसूची का संबंध किससे, पंचायती राज से, बता देगा किससे, बताएगा पंचायती राज से। अगले दिन पूछ दोगे कि अनुसूची क्या होता है तो बोलेगा सॉरी भैया अनुसूची क्या होता है, इसको क्या एक्सप्लेन करना। मतलब बहुत सारे लोगों को आता है, बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी चीजें नहीं आता है। जिसको नहीं आता है उसके लिए कि पहले छोटी छोटी चीजों को ही जाने। तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं कि संविधान की व्याख्या कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। संविधान का निर्वचन, यहाँ एक तीसरा पॉइंट आ जाता है संविधान का, संविधान का निर्वचन, निर्वचन कहो या तो व्याख्या कहो, ठीक है, व्याख्या। ये थर्ड पॉइंट है गुरु, आप रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट हमने 2 पॉइंट पहले बताया, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि संविधान, संविधान तो आपको बता दिया। संविधान क्या है, एक दस्तावेज, इतनी मोटी किताब है, उसके अंदर सारी चीजें लिखा कि देश को कैसे चलाएंगे, अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी, हमारे देश की शिक्षा प्रणाली क्या होगी, दुनिया में मतलब बहुत सारी चीजें जो हमारे देश के लिए जरूरी है, वो हमारा संविधान है, ठीक है। इसीलिए उसको कहा जाता है सर्वोच्च विधि है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, जो भी है संविधान के नीचे है, इसीलिए। अब जानते हैं संविधान का व्याख्या किस, मतलब संविधान जो बुक है उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें आएंगे आर्टिकल्स, अध्याय, चैप्टर, जो जो आप लोग इंग्लिश में उसी तरह जैसे। सबसे पहले क्या आता है, संविधान, ये हो गया हमारा दस्तावेज। जैसे हम आपको जैसे क्या बता रहे हैं, जैसे कि देखो मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा संविधान का एक दस्तावेज है, ये नोटबुक आपको आई होप दिख रहा होगा, ये दस्तावेज है। इसी में सारा चीज एक्सप्लेन किया गया है कि पहला चैप्टर में क्या होगा, उसके खंड में क्या होगा, उसके खंड में क्या होगा, तो सारी चीज के एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो इस तरह के दस्तावेज हमारे जो संविधान का है इसी प्रकार का, मतलब एक किताब है। तो उसी किताब को मैं थोड़ा समझाता हूँ कि इस किताब के अंदर होते क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले नाम दे दिया, किताब का नाम क्या है, संविधान। अब संविधान के नीचे मतलब उसके अंदर अगर कोई चैप्टर आप लोग पढ़ते हैं ना किताब, तो उसके अंदर चैप्टर होता है ना, चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक होता है, छोटा सा टॉपिक, उसके अंदर छोटा सा टॉपिक होता है, उसके अंदर छोटा सा टॉपिक होता है, उसी तरह से संविधान में भी लिखा गया है। तो सबसे पहले संविधान, संविधान को फिर इसके अंदर भाग में बांटा गया, इसको 22 भागों में बांटा गया है। ये जो किताब है संविधान, उसको 22 चैप्टर में बांटा गया है, कितना, 22 पार्ट में बांटा गया है। इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। ये हो गया भाग यानी पार्ट। इस किताब के अंदर 22 पार्ट हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाग। यही बोले थे ना कि भाग क्या होता है, संविधान को जिस 22 भागों में बांटा गया है ना, उसी को हम लोग भाग बोलते हैं। मतलब संविधान को जो 22 तरह से, मतलब 22 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है कि इस पार्ट में ये होगा, उस पार्ट में ये होगा, तो उसी कलेक्शन को, उस संग्रह को हम लोग क्या कहते हैं, भाग कहते हैं। संविधान के विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे चैप्टरों को मिला करके जो भाग बने ना, उसको वो हम लोग भाग के यहाँ पाठ के रूप में देखेंगे, यानी भाग हो गया। अब इसके अंदर आ जाता अध्याय, अगर इसके अंदर आ गया छोटा छोटा चैप्टर, इसके अंदर क्या आ जाएगा, अध्याय।
यानी चैप्टर। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना भाई, कि मान लीजिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री जब एंट्री करोगे तो वहाँ कोई सा आपको मिलेगा व्हाट इज न्यूक्लियर, न्यूक्लियर क्या होता है। तो न्यूक्लियर के नीचे लिखा होगा उसके डिफिनेशन, फिर ये BCD करके लिखा होगा। उसी तरह से यहाँ हम आपको डिस्क्राइब करें। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे, ठीक है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको आनी चाहिए। फिर अध्याय के अंदर रहेगा अनुच्छेद। इसके अंदर क्या होगा? अनुच्छेद। क्या होगा? अनुच्छेद। और इसके अंदर होगा क्या? खंड। इसके अंदर खंड होगा और फिर इसके अंदर उपखंड होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा संविधान का निर्वचन यानी व्याख्या। संविधान मतलब ये किताब के अंदर क्या है? संविधान एक पूरा मोटा बुक है, उसके अंदर 22 भाग में उसको बांटा गया। इसको अध्याय में बांटा गया, अध्याय को फिर अनुच्छेदों में बांटा गया, अनुच्छेद को फिर खंड में, खंड को उपखंड में, ठीक है। मतलब जिसके अंतर्गत जो जितना हो उसको उस तरह से डिवाइड किया गया है। तो मान लो ये बुक है, बुक के अंदर जो चैप्टर दिए गए उसी चैप्टर का पूरा डिटेल इसमें है कि संविधान हो गई किताब, उसके अंदर भाग, उसके अंदर अध्याय, उसके अंदर अनुच्छेद, उसी के अनुच्छेद के अंदर खंड और खंड के अंदर उपखंड होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम आपको एक छोटी सी चीज बताते हैं ना, कि मान लीजिए अगर कोई आर्टिकल्स लिखा है, मान लो आर्टिकल 19, आर्टिकल एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं इसी का एग्जाम्पल, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, ठीक है। ये आर्टिकल 19 हो गया हमारा। अब आर्टिकल 19, अब मान लो इसी को आर्टिकल 19 ये करो, इसको क्या पढ़िएगा? पढ़ के देखिए, आर्टिकल 19 ये 1 पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा इसको? इसी का खेल है ये भैया, इसी का। देखिए इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है ना, इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? ये को 19 क्लॉज खंड है। ये क्या है? खंड। 19 क्लॉज, और ये क्या है? एक सब क्लॉज। तो इसको पूरी तरह से क्या पढ़ेंगे? 19 क्लॉज ये सब क्लॉज 1। क्या पढ़ेंगे? 19 क्लॉज ये सब क्लॉज 1, आर्टिकल 19। इस तरह से इसको इस तरह से पढ़ने से, अगर आप इसको इस तरह से पढ़िएगा कि आर्टिकल 19 ये एक, भैया आप तो फिर पॉलिटी का स्टूडेंट हो ही नहीं, आप पॉलिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आपको अगर छोटी सी बेसिक चीजें नहीं पता हो तो फिर पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हो? क्यों ग्रेजुएशन कर रखी, PhD कर रखी इसमें? ये तो बहुत बड़ी बात है। और अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता भाई, हम क्या बोल रहे हैं, वो अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता कि इसको क्या पढ़ें। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि ये आर्टिकल 19 हो गया और ये हो गया, ठीक है। 19 आर्टिकल ये, और एक हो गया 19 आर्टिकल ये। इसको दोनों को कैसे पढ़िएगा? ये हो गया ना आर्टिकल 19 ये स्वतंत्र, ये हो गया, ये मतलब अलग से आर्टिकल्स है। और इसको पढ़ेंगे आर्टिकल 19 क्लॉज ये, क्योंकि ये क्लॉज के रूप में आया है। अगर ये कोई स्वतंत्र रूप में हो तो ये स्वतंत्र है, अगर ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मायने नहीं रखता है। लेकिन जब इस तरह के शब्द आएंगे आपके सामने, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है, अगर यहाँ 19 छोटा ये भी हो तो ये स्वतंत्र आर्टिकल है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ इस तरह के 19 ये इस तरह का मिल जाएगा तो फिर आपको 19 क्लॉज ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि हम इस शब्द को लेकर क्यों इतना गंभीर है, ठीक है। तो देखिए एक इसको अगर ग्राफ के द्वारा अगर समझा जाए, देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? संविधान। सबसे अंदर क्या हो जाएगा? ये उपखंड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? उपखंड। ये हो जाएगा खंड, ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद, ये हो जाएगा अध्याय, और ये हो जाएगा आपका भाग, और ये हो जाएगा आपका संविधान, ठीक है। ये हो गया आपका संविधान, ये हो गया आपका भाग, ये हो गया आपका अध्याय, ये हो गया आपका अनुच्छेद, और ये हो गया आपका खंड, ठीक जा रहा है ना। और ये हो गया आपका 1 2 3 गोला कम बन गया क्या? और ये हो गया आपका उपखंड, ठीक है। 1 2 3 4 5 ठीक 6 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आप इस तरह से देखिएगा, सबसे बड़ा गोला संविधान, उसके अंदर वाला गोला भाग, उसके अंदर गोला वाला अध्याय, उसके गोला अनुच्छेद, उसके खंड, फिर उसके अंदर उपखंड है, ठीक है। तो इस
इस तरह से चीजों को आप देख सकते हैं। तो आई होप आप ये छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम एक लास्ट पॉइंट और आज की क्लास का मैं अंतिम बिंदु पर विषयवार के रूप में एक छोटी सी और अनुसूची, जो मैंने शब्द यहाँ उपयोग किया कि अनुसूची क्या होता है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, वो चौथा पॉइंट होगा आपका। तो आई होप आपको ये संविधान का निर्वचन यानी व्याख्या समझ में आ गया होगा। अब हम एक छोटा सा और शब्द है अनुसूची, शेड्यूल। व्हाट इज शेड्यूल, क्या होता है, इसको जान लेते हैं, क्योंकि पॉलिटी इसी के बेस पर हम आगे पढ़ेंगे। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको नहीं समझ में आएगी ना भाई, तो आगे फिर क्लास नहीं समझ में आएगी ना। तो इसीलिए बेसिक भी सिलेबस का ही भाग है। ऐसा मत समझो कि सिलेबस नहीं है, ये सिलेबस का ही भाग है। लेकिन बड़े क्या होता है ना, कोचिंगों में छोटी छोटी चीजों को नहीं पढ़ाया जाता। आप उसको इतना पता होता है कि जब ये आईएएस की तैयारी करने आया है तो उसको छोटी छोटी चीजें पता होगा, इतना मान के चलता हो। अगर ये छोटी छोटी चीजें पढ़ाने लगे तो उसको बोरिंग लगता है। इसलिए हाँ, पूछोगे तो बताएंगे, टीचर मना नहीं करते कभी। लेकिन कोचिंगों में ये सब इतने डिटेल से, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता भाई। इसलिए आप लोग को हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग सिलेबस को अच्छे से समझे, और जो मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटी उसको बहुत अच्छे से आप लोग समझे। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि क्या होता है। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ये अनुसूची क्या होता है। ठीक है, अब अनुसूची के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अनुसूची क्या होता है, नहीं होता है, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया आपके लिए अनुसूची। अनुसूची, शेड्यूल, SCHEDULE, ठीक है, शेड्यूल। अब हम जानते हैं कि होता क्या है, अनुसूची क्यों है, क्या है। ये संविधान जो हमारा बना है उसी में ये शेड्यूल भी आपको मिलेगा। ठीक है, उसी के अंतर्गत। तो हम लोग इस सब को जानते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसको एक लाइन में मैं लिखवा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए ताकि आपको डिफाइन करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अनुसूची संविधान के अंत में, इसको लिख लिए, नोट कर लीजिए, संविधान अनुसूची, यहाँ पहले अच्छा लिख देता, अनुसूची, अनुसूची संविधान के अंत में, संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है, दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी, जो संविधान के किसी, जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है, प्रावधान की व्याख्या करता है। ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं, मैं तो समझाऊंगा, ऐसा है नहीं कि नहीं समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चीज को समझ लीजिए कि जो मैंने शेड्यूल के बारे में बताया कि शेड्यूल क्या होता है, व्हाट इज शेड्यूल। तो देखिए, शेड्यूल बहुत आसान है, अगर जान जाओगे तो आसान है, नहीं जानोगे तो बहुत हार्ड है। कोई भी चीज को अगर जानते हो तो आसान है, नहीं जानते हो तो पहाड़ है। ठीक है, सिंपल फंडा। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से चीजें स्पष्ट होती है। अगर एग्जाम्पल देकर समझाया जाए तो कोई भी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो समझिए आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग कि यह सूची कौन सी है, कि विषयों की सूची कौन सी है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1। ठीक है, इस चीज को देखते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, आप लोग भी देखे होंगे। ठीक है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसमें क्या लिखा है, इंडिया अर्थात
भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा, संघ होगा, ठीक है। अब इसको फिर से समझते हैं हम। अनुसूची संविधान के अंत में दी गई विषयों की वह सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अब आर्टिकल 1 को अगर एक्सप्लेन करेंगे ना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, तो बहुत लंबा हो जाएगा और किताबें और मोटी हो जाएगी। तो इसलिए इसको शॉर्टकट करने के लिए इसमें सिंपल वर्ड का यूज किया गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आपको जानना है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसमें कौन से राज्य होंगे, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, अगर इस चीज को जानना है तो आपको अनुसूची 1 में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? अनुसूची 1 में। इसको अगर पूरे डिटेल्स में जानना है तो आपको कि भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर उस चीज को डिटेल्स में जानने हैं कि उसके भौगोलिक क्षेत्र क्या है, कितने हैं, कि झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, दिल्ली का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, और इस कौन कौन से राज्य हैं, अगर इसको विस्तार रूप से देखना है तो अनुसूची 1 में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? अनुसूची 1 में, अनुसूची 1 में, ठीक है। अगर इसको विस्तार से जानना है तो अनुसूची 1 में जाइए और पढ़िए उस चीज को। वहां पर आपको मिलेगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, इसका विस्तार मिलेगा कि भारत के कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, किसका विस्तार कितना है, किसका भौगोलिक क्षेत्र कहाँ तक है, वो सारा डिटेल्स आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। यही है कि अनुसूची क्या होता है। देखिए भाई कि इसका विस्तार 1 में आपको मिलेगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होगी कि आर्टिकल 1 में इतना ही क्यों लिखा है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इसलिए लिखा है क्योंकि अगर वहीं पे सारा विस्तार कर देता तो हमारा जो संविधान की जो बुक है वो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती। इसलिए कहा गया कि अनुसूची 1 में आप जाइए, इसको विस्तार से गूगल करिए और आप पढ़िए कि इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, कौन कौन से टेरिटरी आते हैं, इसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है, भौगोलिक क्षेत्र क्या है, इसकी जनसंख्या क्या है, दुनियादारी हर हजार प्रकार की चीजें जो भी आपको मतलब माइंड में क्वेरी आ रही है उस चीज को आप वहां देख सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई। दूसरा एग्जाम्पल की और देखते हैं ना, ये हो गया इंडिया। अब मान लो कि ये हो गया वेतन संबंधी। अगर आपको जानना है कि वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन कितना है, ब्यूरोक्रेट का वेतन कितना, हमारे टीचरों का वेतन, मतलब वेतन से संबंधित रिलेटेड हिंदुस्तान में जितने प्रकार के वेतन होते हैं वो अनुसूची 2 में मिलेगा। इसलिए अनुसूची 2 में अगर आपको जानना कि हिंदुस्तान में सबकी वेतन क्या है, क्या उसकी राशियां है और उसको उसकी किस आधार पर वेतन दिया जाता है, वो सारे जितना आपकी क्वेरी आपके मन में आता है वो अनुसूची 2 में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा आपको? शेड्यूल 2 में, अनुसूची 2, अनुसूची 2 में मिलेगा। तो इसी तरह से अगर आप भी जानेंगे शपथ, अगर कि मान लो कि विधायक, राष्ट्रपति शपथ कैसे लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ कैसे लेते हैं, अगर उन चीजों को जानना है तो आप अनुसूची 3 में जाइएगा। वहां आपको सारी चीजें, यहाँ एक और मैं वर्ड लिख देता हूँ, शपथ, शपथ, ठीक है। यहाँ है कि अनुसूची 3। अगर ये सारी चीजों को आपको जानना है ना तो आप अनुसूची 3 को पढ़िए और वहां पे जाइए, वेबसाइट खोलिए, गूगल, यूट्यूब पर जहां भी आपको जो सर्च करना है कर लीजिए और वहां पे देखिए कि भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बहुत सारे जिसको आपको लगता है कि ये शपथ कैसे लेते हैं, किन प्रावधानों से लेते हैं, क्या इसकी योग्यताएं होती है, सभी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये जो अनुसूचित शब्द है ना ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप कमेंट करें, हम फिर से आपको ये फिर से बताएंगे और अगली वीडियो में अच्छे तरीके से। अगर आपको लगा होगा कि कहीं कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि ये शेड्यूल क्या चीज है। तो आज हमने आपको क्या क्या बताया, फिर से मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद फिर आज का क्लास यहीं करता हूँ। क्योंकि पढ़ने का भी कोई होती है ना टाइम टेबल कि इतना ही पढ़ना है, ज्यादा पढ़ने से भी बोन्स कर जाते हैं ना। तो इसीलिए आज का क्लास हम यहीं समाप्त करना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ कि मैंने आज क्या क्या आपको बताया, कौन कौन से शब्द बताए। तो सबसे पहले आज हम आए उसी वक्त क्लास स्टार्ट किए कि संविधान और राज्य व्यवस्था क्या है। पहला चीज हमने क्या पढ़ाया था आपको? संविधान।
और राज व्यवस्था, राज व्यवस्था क्या है, ये दोनों हमने बता दिए, दोनों में अंतर बता दिया आपको, ठीक है, बता दिए हैं। और दूसरा चीज हमने आपको फिर पढ़ा है कि संस्थाएं कौन कौन सी हैं। और फिर तीसरा चीज हमने आपको पढ़ा है कि निर्वचन क्या होता है। ये निर्वचन नामक चीज, संविधान का निर्वचन जो था, निर्वचन संविधान, ये चीज हो गया था भारत का संविधान निर्वचन। और चौथा जो था वो था हमारा अनुसूची। ये 4 पॉइंटों पर आज हमने आपको पूरा डिटेल से बताया। आप इस पर अच्छे खासे 250-300 शब्द हर टॉपिक पे लिख सकते हैं, हमने इस तरह से आपको बताया है। और आप आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, ताकि आप लिखना चाहे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहे तो पहले ही दिन से क्यों ना स्टार्ट करें। अगर चीजें समझ में आ गई तो इंतजार कल का क्यों करें, आज से ही कॉपी कलम उठाइए और आंसर राइटिंग लिखिए और भेजिए हमारे पास। हम उन कॉपी को चेक करेंगे और फिर आपको सजेस्ट करेंगे कहाँ गलतियां हैं, कहाँ गलतियां नहीं है। तो आज का प्रश्न आप नोट कीजिए, बहुत आसान है। संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर को स्पष्ट करते हुए, अंतर को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। देखिए अब आपके इस प्रश्न का फॉर्मेट क्या होगा। फॉर्मेट होगा कि आप सबसे पहले संविधान और राज्य व्यवस्था को डिफाइन करेंगे, दोनों में अंतर बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद इसकी प्रासंगिकता, यानी निहितार्थ, क्या यार जो हमारा संविधान और राज्य व्यवस्था है, क्या वो ऐसा ठीक है जैसे जब ये 1947 में जब हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ था, जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1949 को बना, वो संविधान बना और आज का संविधान में जो इतना मॉडिफाई हो गया है, क्या वो प्रासंगिक नजर आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अपनी राय का भी यहाँ संक्षिप्त वर्णन दें। इसका मतलब है कि आपको ये ज्यादा नहीं 250 शब्दों में लिखना है, ठीक है। 250 शब्द में इसको आपको लिखना है। ये 15 नंबर का होगा, ठीक है। हम आपको मार्किंग भी करेंगे कि आप कहाँ तक जा रहे हैं। 15 नंबर का एग्जाम है ये। आप 10 मिनट आपको टाइम दिया जा रहा है, ऐसे 8 मिनट टाइम मिलता है, 9 मिनट, ठीक है। 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में आप लोग लिख के देखिएगा कि इस क्वेश्चन को हम 10 मिनट में लिख पा रहे हैं या नहीं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छी लगी होगी। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लेक्चर कैसी लगी, नहीं लगी। तो आज हम क्लास यहीं समाप्त करना चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।